हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। कितने लोग आ गए हैं और कितने लोग आने बाकी हैं, फटाफट शेयर कर दीजिए। वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, जो कि आपके जेई और एई परीक्षा में आए हुए हैं या जिनकी आने की भरपूर संभावनाएं हैं। ठीक है, तो एक बार फटाफट शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। कुछ बच्चे आ गए हैं, कुछ बच्चे आ रहे हैं, आते हुए दिख रहे हैं मेरे को। आज किसी समस्या की वजह से कमल पांडे जी नहीं आ पाए, उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, जिससे आपकी 3 to 5 वाली क्लास नहीं हो पाई है। लेकिन कोई बात नहीं, एक पांडे नहीं आ पाए, दूसरे पांडे जी आपके सामने हैं, जीडी पांडे आपके सामने हैं और आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। साथ ही साथ मैं आज लेके आया हूं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यू बैचेस, अबाउट द न्यू थिंग्स एंड न्यू प्लानिंग्स अबाउट UPSSC जेई। ठीक है, अ वेरी इंपॉर्टेंट वैकेंसी, जिसको 2016 से 18 से बच्चे इंतज़ार कर रहे थे। अभी एक मौका है उनके पास राज्य सरकार में जूनियर इंजीनियर बनने का, तो उस मौके को छोड़ा नहीं जाएगा। गुड इवनिंग समीक्षा, गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन, गुड इवनिंग बच्चों। सुमित, स्टडी पॉइंट, मनोज, मोहित, सतीश, जितने भी लोग आ चुके हैं उन सभी को गुड इवनिंग। आज की क्लास में बेसिकली जो मैं क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा वो पाइप फ्लो के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो किसी स्टेट जेई में आए हुए हैं। स्टेट के जो एग्जामिनेशन होते हैं उनका पैटर्न जो होता है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो डिफरेंट होता है, जो थोड़ा सा अलगपन है। तो आज हम ट्राई करेंगे कि हम उस अलगपन को भी कवर करने का प्रयास करें। ठीक है, क्योंकि हम जब प्रिपरेशन करते हैं बच्चों, तो हमें कोई एक एग्ज़ाम तो देना नहीं है, हमें SSC जेई भी कवर करना होता है, हमें UPSSC जेई भी करना है, हमें NTPC भी करना है, हमें PSUs के सारे एग्ज़ाम्स कवर करने रहते हैं। DRDO हो, चाहे आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो, चाहे स्टील अथॉरिटी हो, चाहे NTPC हो, तो ना हमें हर तरह के क्वेश्चंस को डील करना आना चाहिए। सर UPSSC जेई का फॉर्म आ गया है कि अभी आएगा? UPSSC जेई का फॉर्म अभी नहीं आएगा बच्चों। UPSSC जेई का फॉर्म 2018 में आया था। उस 2018 वाले फॉर्म का एग्ज़ाम डेट आया है, फॉर्म नहीं आया है बल्कि इसका एग्ज़ाम डेट आया है। का एग्ज़ाम डेट अनाउंस हुआ है कि अक्टूबर 2021 में इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है ना, अक्टूबर 2021 में इसका एग्ज़ाम होगा, ये चीज़ अनाउंस हुई है। और MMC ने आपके लिए कुछ प्लान किया है। अगर आप देखो बच्चों, तो जुलाई में आपके पास अभी कुछ बचा नहीं है खास, ठीक है ना, लेकिन आपके पास अगस्त में है, आपके पास सितंबर में है, आपके पास अक्टूबर में है। अगर देखो तो 30 दिन यहाँ है, 30 दिन यहाँ है, और कम से कम नहीं तो 15 दिन आपके पास अक्टूबर में भी लगभग मिल सकते हैं। सो ऑलमोस्ट यू हैव 75 डेज। तो हम लोग जो भी प्लान कर रहे हैं वो 75 डेज के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। 75 डेज में हम आपको क्या करा सकते हैं, उसके लिए वी आर वर्किंग ऑन द थिंग कि हम क्या आपको दे सकते हैं, कैसे प्रिपरेशन कराएं कि आप सफल हो पाएँ। हमारी पूरी टीम उस पर काम कर रही है और जल्दी ही आपके पास बहुत सारे नए अनाउंसमेंट होने जा रहे हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे और निश्चित रूप से आपकी परीक्षा पास करने में आपकी सहायता प्रदान करेंगे। तो सारे बच्चे आ गए हो तो क्लास शुरू करा जाए। एक बार ज़रा सब लोग थम्स अप करके बता दो कि हाँ तुम लोग आ गए हो। ठीक है, मुझे दिख नहीं रहा है अभी कितने लोग आए हैं। आज जो स्क्रीन है कंप्यूटर की वो थोड़ी सी दूर रखी गई है मेरे से, तो आज मुझे इतना विजिबल नहीं है। तो आप जो है एक बार बताओ थम्स अप करके, तो आपका थम्स अप तो मुझे दिख ही जाएगा। तो मैं फिर इस क्लास की शुरुआत करता हूँ। गुड इवनिंग सीमा, गुड इवनिंग रोहित, गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन बच्चों, गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। और बेसिकली प्रैक्टिस क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, फिलहाल हम लोग PYQs कर रहे हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। किसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं? हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दो चीज़ों के करते हैं, या तो हम ESC के क्वेश्चंस लगाते हैं या फिर हम JEE या AE के क्वेश्चंस लगाते हैं। आज जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं वो क्वेश्चंस स्टेट सर्विसेज के आए हुए क्वेश्चंस हैं। क्या होगा सर, हम लोगों का इतना दूरी क्यों बना रहे हैं आप? ठीक है, आज जो है हम लोग जो क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके लिए, आज जो मैं आपको क्वेश्चंस लेके आया हूं वो सारे क्वेश्चन किसके हैं? स्टेट
जेई के या फिर स्टेट एई के हैं। जैसे यूपी का क्वेश्चन है, उत्तराखंड का क्वेश्चन है, बिहार के स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके क्वेश्चन है, राजस्थान का जो एग्ज़ाम होता है उसके क्वेश्चन हैं। तो आज स्टेट वाले क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन में ले आया हूं आपके लिए, जिसमें हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे कि स्टेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं। स्टेट एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे क्वेश्चन कम पूछता है, वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछता है। और आपके सब्जेक्ट में आपको बेसिक प्रिपेयर करना है ना, तो सिर्फ एक ही तरीका है कि आप ईएस के पीवाईक्यूज लगाइए। अगर आपने ईएस के पीवाईक्यूज लगा लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए हैं, तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा, पे जान लीजिए। सर आप यूपी ट्रिपल एस सी पीडब्ल्यूडी के लिए, हाँ यूपी ट्रिपल एस सी की आप तैयारी करेंगे तो पीडब्ल्यूडी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, आप एग्जाम क्रैक करेंगे तो आइए देर न करते हुए हम लोग सीधे क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन स्टेट के क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एस सी में आ चुका है, ये क्वेश्चन आपके यूपी पीएससी में आया है, यूपी पीएससी एई का क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है। ये क्वेश्चन कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूं आपसे, लेकिन यहां फिर से इसलिए कर दे रहा हूं कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए, और कुछ नहीं है। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए। एक काम करिए पंकज जी, स्क्रीन को यहीं रखिए, वहां से दिख नहीं रहा बिल्कुल। इसको उठा करके रख दीजिए, ये ऊपर ही रख दीजिए। इसको थोड़ा और नीचे कर दीजिए। इसका आंसर होगा सी पार्ट। आप बता रहे हैं आप लोग ना, इसका आंसर क्या होना चाहिए, सी पार्ट। क्या है ये हेड लॉस है। सडन एक्सपेंशन के केस में जो हेड लॉस होता है उसके दो फार्मूले होते हैं। एक फार्मूला तो ये है और दूसरा एक फार्मूला और होता है ना, क्या होता है, V1 स्क्वायर। एक फार्मूला और होता है, याद है आपको, एक फार्मूला और होता है, याद है आपको, क्या होता है एक फार्मूला, एक होता है V1 स्क्वायर अपॉन 2G 1 माइनस A1 अपॉन A2। बोलो भाई, यही होता है ना। और A1 अपॉन A2 का क्या होता है, होल स्क्वायर। तो इस पे दो क्वेश्चन आ सकते हैं, दो क्वेश्चन इस पे पूछे जा सकते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया कि या तो इस पे ये फॉर्मूला पूछेगा या तो फॉर्मूला आपका ये वाला पूछेगा। इन दोनों के अलावा कोई तीसरा फॉर्मूला नहीं है जो कि सडन एक्सपेंशन के केस में, सडन इनलार्जमेंट के केस में आपसे पूछा जाएगा। तो दिस शुड बी क्लियर इन योर माइंड कि क्या पूछ सकता है आपसे। आगे बढ़ते हैं, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग हेड लॉस इज सिग्निफिकेंट इन द पाइप फ्लो। ये आपके यूपी ट्रिपल एससी का, यूपी पीएससी का ही क्वेश्चन है, ये भी एई का क्वेश्चन है। यूपी पीएससी एई का क्वेश्चन है, जेई में भी कई बार पूछा है, उत्तराखंड जेई में कई बार पूछा है, ठीक है ना। ठीक है, राकेश यादव, राकेश यादव न्यू स्टूडेंट है, फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे है राकेश, कोई बात नहीं। राकेश आप एक काम करिएगा, आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा क्लास के बाद, तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या हम लोग करा रहे हैं, किस तरह से करा रहे हैं, ठीक है ना। आपके सामने फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लास चल रही है, हाइड्रोलिक्स जिसे आप कहते हैं, और हम लोग उसके क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, आपसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पाइप फ्लो। क्या टॉपिक हमारा है, पाइप फ्लो के क्वेश्चंस हम आपको लगवा रहे हैं, उसके ही क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हेड लॉस की बात चल रही है, जब हेड लॉस की बात चलती है, हेड लॉस की जब बात चलती है तो आप क्या कहते हैं। एक कोई न्यू स्टूडेंट और भी है, कह रहा है भाई, कौन है न्यू स्टूडेंट, सत्येंद्र कुमार दुबे, ठीक है, जो भी हैं, चाहे आप न्यू हो चाहे आप पुराने हो, सर मेरा भी फर्स्ट डे है, सत्येंद्र दुबे। ओके सत्येंद्र, आप भी क्लास पढ़िए, आपको जो है अपने आप चीज़ें क्लैरिटी मिल जाएंगी कि कैसे क्या पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए अगर हेड लॉस सिग्निफिकेंट कौन सा होता है, हेड लॉस सिग्निफिकेंट कौन सा होता है, तो इसका आंसर होगा बी पार्ट, ड्यू टू फ्रिक्शन। हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन जो होता है वही सिग्निफिकेंट होता है। देखिए जो पाइप फ्लो में जो हेड लॉसेज होते हैं ना बच्चों, जो पाइप फ्लो में जो हेड लॉसेज होते हैं वो हेड लॉसेज दो प्रकार के होते हैं।
एक हेड लॉस होता है आपका ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण, और यही सिग्निफिकेंट लॉस होता है, और यही आपका मेजर लॉस भी होता है। इसको आप मेजर लॉस भी कह सकते हैं, या मेन लॉस कह सकते हैं, या वो लॉस कह सकते हैं जो सिग्निफिकेंट होता है पाइप फ्लो में। और दूसरा जो है, जो दूसरा हेड लॉस होता है, उसको ना हम लोग माइनर लॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? माइनर लॉस। माइनर लॉसेस ना कई कारण से हो सकते हैं, इनके कई सारे रीज़न हैं। क्या क्या रीज़न है? मुख्य रूप से 5 रीज़न हैं, आप याद रखिएगा हमेशा। पहला है इनलार्जमेंट। इनलार्जमेंट कैसा हो? सडन हो। सडन इनलार्जमेंट है तो लॉस होगा, ग्रेजुअल इनलार्जमेंट है तो लॉस नहीं होगा। दूसरा है आपका सडन कॉन्ट्रैक्शन। सडन इनलार्जमेंट एक है, दूसरा है सडन कॉन्ट्रैक्शन। तीसरा आपका क्या है? एग्जिट पे होने वाले लॉसेस। चौथा आपका क्या है? एंट्री पे होने वाले लॉसेस। और पांचवा क्या है? बेंड के कारण होने वाले लॉसेस। So there are 5 reasons behind the minor losses. Minor losses के 5 कारण होते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 में से कोई एक मिलेगा। लेकिन मेजर लॉस जो मुख्य रूप से नुकसान पहुंचाता है हेड लॉस को, मेजर लॉस जो है, इट इज़ ड्यू टू फ्रिक्शन। और इसके लिए फॉर्मूला जो आपने पढ़ी रखा होगा 4FLV² / 2GD। ये फॉर्मूला बड़ा पॉपुलर है, आपके सामने अक्सर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके उत्तराखंड जेई में आया है। एग्जिट, एंट्री, हेड, सडन इनलार्जमेंट, सडन कॉन्ट्रैक्शन। ये क्वेश्चन आपके उत्तराखंड जेई में आ चुका है। ये क्वेश्चन आपके यूके जेई में आ चुका है। क्वेश्चन बिहार जेई में आ चुका है। ये क्वेश्चन आपके यूपी जेई में आ चुका है। बहुत सारे स्टेट जेई एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। इस तरह के क्वेश्चन स्टेट के एग्जामिनेशन में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जहां पर ना कोई सटीक बात पे क्वेश्चन नहीं बनता, थोड़ा सा टहला के क्वेश्चन बनाते हैं। उनको ये जानना होता है कि आपने एकेडमिकली कितना अच्छा पढ़ा है, कितना डिटेल किया है। क्योंकि आप देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन ना, ये आपके साथ होता है हमेशा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो होते हैं उसके साथ थोड़ा सा ये केस है कि आपने अच्छे से ब्रीफ किया है, अच्छे से स्टडी किया है, तभी आप पूरी बात समझ पाएंगे। क्योंकि चारों ऑप्शन एक जैसे लगते हैं, जैसे इसमें आपको समस्या आ सकती है, थोड़ा बहुत आप परेशान हो सकते हो। देखते हैं कितने लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। देखते हैं इस क्वेश्चन को कितने लोग करते हैं। सर माइनर लॉसेस में फ्रिक्शन नहीं होता है। सत्येंद्र दुबे, नहीं बेटा, सत्येंद्र, माइनर लॉसेस से फ्रिक्शन नहीं होता है। फ्रिक्शन मेजर लॉस होता है। मेजर लॉस का कारण होता है फ्रिक्शन। माइनर मतलब जो कम होते हैं, जो बहुत छोटे छोटे लॉसेस हैं। जो मेन लॉस है ना सत्येंद्र, जो मेन लॉस है वो फ्रिक्शन के कारण होता है। इट इज मेजर लॉस, इट इज नॉट अ माइनर लॉस। ठीक है ना। माइनर लॉसेस में कई सारी चीजें आती हैं। बेंड है, आपका ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, जैसे कोई पाइप है, जैसे मान लीजिए कोई पाइप है, जैसे मान लीजिए कोई पाइप है सत्येंद्र, ये आपके लिए बता रहा हूँ। यहाँ से पानी फ्लो हो रहा है, यहाँ से पानी फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। यहाँ पे क्या आ गया? कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। कोई यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई ईंट पत्थर पड़ा हुआ है, तो फिर ये इस तरह से फ्लो करेगा ना, ये इस तरह से फ्लो करेगा, तो यहाँ पे एडीज फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बनेगा? एडीज फॉर्मेशन हो जाएगा। तो उस कंडीशन में भी क्या होता है? आपका माइनर लॉसेस होता है। ये सब माइनर लॉसेस हैं, ये सब माइनर लॉसेस हैं। मेजर लॉस सिर्फ एक है, ध्यान रखिएगा, मेजर लॉस सिर्फ एक है, और उसका कारण क्या है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण होता है मेजर लॉस। बात समझ में आया ना? चलिए आगे बढ़े बच्चों। तो इसका रीजन क्या बताया आप लोगों ने? इसका आंसर क्या होगा? अगर फुली डेवलप्ड पाइप फ्लो है, फुली डेवलप्ड पाइप फ्लो है, दिस इज द पाइप, दिस इज द पाइप, और ये पाइप फ्लो कैसा है भाई लोग? फुली डेवलप्ड है। देखो ना, फुली डेवलप्ड है, फुली डेवलप्ड पाइप फ्लो है, फुली डेवलप्ड पाइप फ्लो है। ये फुली डेवलप्ड पाइप फ्लो है, पूरा भर करके बह रहा है, पूरा भर करके बह रहा है। उस कंडीशन में क्या होगा? क्या क्या हो सकता है? फ्लो शुड बी लेमिनार। ऐसा तो कुछ नहीं है कि फ्लो लेमिनार हो, ठीक है ना, लेमिनार होना चाहिए। फ्लो शुड बी टर्बुलेंट, ऐसा भी कुछ नहीं है। वेलोसिटी प्रोफाइल शुड बी यूनिफॉर्म, कह नहीं सकते। वेलोसिटी प्रोफाइल शुड नॉट चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। दिस इज द करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड्स, कि वेलोसिटी प्रोफाइल जो कुछ भी है वो उस डायरेक्शन ऑफ फ्लो में चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। बैरियर के कारण एडीज फॉर्मेशन आएगा। सत्येंद्र दुबे कह रहे हैं यस सर समझ में आ गया। ओके सत्येंद्र समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? द वेलोसिटी प्रोफाइल शुड नॉट चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो।
बात समझ में आया बच्चों? जैसे आपको बात समझ में आता था ना, आप थम्स अप करके बताते जाया करिए कि हाँ सर बात समझ में आ गई है। बहुत बातचीत नहीं कर सकता मैं ऑनलाइन क्लासेस में, मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी बहुत बातचीत नहीं करता हूं, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, आप थम्स अप करोगे। जैसे आप ना ऑफलाइन क्लासेस में होते हो तो क्या होता है, मैं जब आपको देखता हूं ना तो आपकी जो आंखें होती हैं वो बताते हैं कि आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो आपकी आंखें तो यहाँ सामने है नहीं, तो आप थम्स अप करके बताओगे कि हाँ सर हमें बात समझ में आ गया। सो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 4 देखो, 4 लगा के बताओ क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ क्या हो सकता है। हम्म, ठीक है भैया, 4 का आंसर बताओ क्या होगा। देखो जब 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 ना, जब जब ये पूछेगा, एचएफ पूछेगा, जब जब आपको हेड लॉस पूछेगा ना, तो हेड लॉस पूछेगा तो ध्यान दिया करो कि हेड लॉस पूछते समय गिवन क्या है, हमेशा ध्यान देना। ये मैं आपको ना ट्रिक सिखा रहा हूं सवाल लगाने का। मैं बोलता हूं हमेशा ना, यू नीड टू लर्न हाउ टू लर्न, यू नीड टू लर्न हाउ टू लर्न। सीखना है कि सीखना कैसे है। जब भी पाइप फ्लो के केस में अगर हेड लॉस पूछेगा, पाइप फ्लो के केस में कभी भी अगर हेड लॉस पूछता है तो हमेशा देखिए गिवन क्या है। गिवन दो चीजें रहेंगी, पक्का तय है कि दो चीजें गिवन रहेंगी। या तो आपको वेलोसिटी गिवन रहेगा, या तो आपको वेलोसिटी गिवन रहेगा, या तो आपको डिस्चार्ज गिवन रहेगा। तो पहले ये देखिए कि वेलोसिटी गिवन है कि डिस्चार्ज गिवन है। जो गिवन है फॉर्मूला फिर उसके अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा आपको। अगर वेलोसिटी गिवन है, अगर वेलोसिटी गिवन है, मैं सिखा रहा हूं आपको, पूरा मैकेनिज्म सिखा रहा हूं सवाल लगाने का। तो एच एफ इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, 4FLV² ये फॉर्मूला आप कब लगा पाएंगे, जबकि वेलोसिटी गिवन है। और अगर वेलोसिटी नहीं गिवन है, अगर वेलोसिटी नहीं गिवन है तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, मान लीजिए डिस्चार्ज गिवन तो है लेकिन आप फार्मूले पे नहीं जाना चाहते हैं, आप फार्मूले पे नहीं जाना चाह रहे कि सर फार्मूला क्या होता है हमसे मतलब नहीं है। अगर वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी नहीं गिवन है और डिस्चार्ज दिया हुआ है, अगर डिस्चार्ज दिया हुआ है, अगर अगर क्या हो, अगर वेलोसिटी ना दिया हो, अगर वेलोसिटी ना दिया हो, डिस्चार्ज दिया हो, डिस्चार्ज क्या हो, ये दिया हो, डिस्चार्ज गिवन हो। अगर डिस्चार्ज गिवन हो तो आप एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, Q इज इक्वल टू AV, यहां से V इज इक्वल टू Q अपॉन A हो जाएगा। Q की वैल्यू दी हुई है और A की वैल्यू आप रख सकते हैं π/4d², पुट करके V आप निकाल सकते हो। यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V इफ वेलोसिटी इज नॉट गिवन माय डियर फ्रेंड, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V। आप V की वैल्यू निकाल सकते हो। और अगर आप इतना तामझाम में नहीं फंसना चाहते हो, आप इतना तामझाम में नहीं फंसना चाहते हो, तो डायरेक्ट भी एक फॉर्मूला होता है, मैंने क्लासेस में आपको बताया है। समझ में आ रहा है तुम लोग को? ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, FLQ² अपॉन 12d⁵ आप इससे लगा लीजिए। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहते हो, कौन सा आपको याद रहता है। बहुत सारे बच्चों को ना, बहुत सारे बच्चों को यही वाला याद रहता है, वो निकाल लेते हैं वेलोसिटी, निकाल लीजिए वो भी सही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पुट करके देखो क्या आंसर आता है, सारी वैल्यूज गिवन है, पुट करो आंसर निकालो। यही वाला लगा लो आप, ये लगा लो ना, ये वाला, ये ज़्यादा आपको आसान रहता है। ठीक है, लगा दो ये 4FLV² अपॉन 2GD, लगाओ जरा देखें, 4FLV² अपॉन 2GD। HF इज इक्वल टू क्या है, 4FLV² अपॉन 2GD। 4F की वैल्यू कितनी है, F की वैल्यू कितनी है बोलो यार, अरे F की वैल्यू दी हुई है, हाँ 0.0025 FLV²। V की वैल्यू तुमको निकालनी पड़ेगी, जो निकालोगे वही आएगी। 4FL की वैल्यू 1000 दी हुई है और V² की वैल्यू निकालना पड़ेगा 2 × 9.81। D की वैल्यू कितनी दी हुई है, D की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है,
ये 0.2 पुट कर लो, यहां से आंसर निकल के आ जाएगा। आई थिंक आंसर ये आएगा 6.4 बी आएगा शायद। क्या आ रहा है भाई, किसी ने निकाला क्या? किसी ने निकाला है क्या? आंसर आया बी आ रहा है क्या? बताइए, किसी ने कैलकुलेट किया आंसर क्या है? ए है, बी है? मेरे हिसाब से बी आना चाहिए। आपका थम्सअप बता रहा है कि हाँ चीजें आपको समझ में तो आ रही हैं, आपका थम्सअप करना ये बता रहा है कि चीजें आपको समझ में तो आ रही हैं, लेकिन आंसर क्या आ रहा है मुझे अभी ये नहीं पता है। ये आप लोग निकाल के बताएंगे कि आंसर क्या है। बताइए भाई, क्या आंसर है? ठीक है, क्या आंसर आया? प्लीज लाइक द वीडियो एवरीवन। यस एवरीवन, प्लीज लाइक द वीडियो। आई थिंक 6.44 आएगा, आप निकाल लेना 6.44 या 6.45 समथिंग। बी ऑप्शन इज करेक्ट, जहां तक मुझे लगता है यही आंसर आएगा। आप ट्राई कर लेना, यही आंसर आएगा, निश्चिंत रहना। 6.44 आ रहा है, कुछ लोगों ने लगा लिया। ठीक है, आंसर के लिए निश्चिंत रहो। मेथड, द मेथड विच यू आर अप्लाइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन टू फाइंड द आंसर, दैट शुड बी करेक्ट, वो सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। थम्सअप करके बताओ एक बार चलो थम्सअप कर दो, तुम आगे बढ़ता हूं। प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिए भाई, लाइक वाइक कर दीजिए तो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ फ्लूइड फ्लो थ्रू अ पाइप, कैविटेशन इज कास्ड बाय। देखिए ये स्टेट का क्वेश्चन है, ये स्टेट, ये ऐसे क्वेश्चन ना फेवरेट क्वेश्चन है स्टेट के। अगर आप स्टेट की एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप स्टेट जेई का एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप स्टेट एई का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चंस कृपा करके लगाइए, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करिए जहां इशारों इशारों में बात कही जाती है, जहां बात को सीधे नहीं कहा जाता है, इशारों इशारों में कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चंस लगाइए। ठीक है ना। कह रहा है कि इन केस ऑफ फ्लूइड फ्लो थ्रू द पाइप द कैविटेशन इज कास्ड बाय। कैविटेशन का कारण क्या है? कैविटेशन का कारण क्या है? कैविटेशन का कारण होता है वेपर प्रेशर। ध्यान से समझना, कैविटेशन का कारण क्या होता है? वेपर प्रेशर, जो कि मैं आपको थर्मोडायनामिक्स से पढ़ाता हूं। वेपर प्रेशर, लो वेपर प्रेशर नहीं रोहित, लो वेपर प्रेशर नहीं, वेपर प्रेशर। लो प्रेशर का मतलब ये कि वेपर प्रेशर को हम डिफाइन कर रहे हैं। बात समझ में आया? तो कैविटेशन का कारण क्या होता है? वेपर प्रेशर। पूरे इस सवाल का जो आंसर है वो वेपर प्रेशर है। सवाल का जो आंसर है वो वेपर प्रेशर है, और पूरे आंसर में चारों विकल्पों में कहीं भी नहीं दिया है, चारों विकल्पों में कहीं भी नहीं दिया है, वेपर प्रेशर का नामो निशान नहीं है। कितनी मजेदार बात है। ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ये स्टेट के पसंदीदा क्वेश्चंस हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? लो प्रेशर बिलो अ लिमिट। और आप जानते हैं व्हेन द प्रेशर बिकम्स लो बिलो द लिमिट, दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। जब प्रेशर किसी पर्टिकुलर लिमिट से नीचे चला जाए तो उसे ही तो वेपर प्रेशर डिफाइन करते हैं ना। बोलो भैया। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्टेट जेईई क्वेश्चंस। यू हैव टू थिंक बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। कुछ थोड़ा सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सीखना पड़ेगा, तो आप स्टेट के क्वेश्चन निकाल सकते हैं। कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। The Darcy-Weisbach friction factor F, which is direct measure of resistance to flow in the pipe, is depend on। Darcy-Weisbach factor F किस पे डिपेंड करता है? F किस पे डिपेंड करता है बताइए? F किस पे डिपेंड करता है बताइए? ये भी स्टेट का टिपिकल क्वेश्चन है। मैं हट जाऊं क्या? दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को? अब दिख रहा है? अब दिख रहा होगा शायद। ये टिपिकल क्वेश्चन है, टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है स्टेट एग्जामिनेशन के लिए। इट्स अ टिपिकल स्टेट एग्जामिनेशन क्वेश्चन।
मुकेश कुमार, व्हाट हैपेंड इन कैविटेशन, आई विल एक्सप्लेन इन अनदर क्लास। आज एक्सप्लेन करेंगे बेटा तो 2 घंटा कैविटेशन ही पढ़ाने में चला जाएगा, 1 घंटा, ठीक है। अगर आपको डाउट है कैविटेशन पे, सो आई विल एक्सप्लेन द कैविटेशन इन एनी कॉन्सेप्ट क्लास, सैटरडे वाली क्लास जो होती है मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। क्या इसका आंसर होगा, क्या इसका आंसर होगा भाई? सही है क्या? तो फ्रिक्शन फैक्टर एफ होता है वो किस पे डिपेंड करता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो फ्रिक्शन फैक्टर जो एफ होता है ये किस पे डिपेंड करता है बच्चों? ये रफनेस पे डिपेंड करता है, रफनेस का तो मेजरमेंट ही करता है। ये डाया पे डिपेंड करता है, ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। एफ का रिलेशन किससे है? रेनॉल्ड नंबर से। और रेनॉल्ड नंबर क्या होता है? रेनॉल्ड नंबर आर इज इक्वल टू होता है रो वी डी अपॉन म्यू। तो देखो रो में क्या आ गया, रो में क्या आ गया? डेंसिटी पर भी डिपेंड कर रहा है ये। v क्या आ गया? वेलोसिटी पर भी डिपेंड कर रहा है। d से क्या आ गया? डाया पर भी डिपेंड कर रहा है। म्यू से क्या आ गया? डायनामिक विस्कोसिटी पर कर रहा है। और आप जानते हैं ना कि अगर डायनामिक विस्कोसिटी को रो से डिवाइड कर दे तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी बन जाती है। ये डायनामिक है, ये शब्द बड़ा पॉपुलर है ना, डायनामिक और काइनेमेटिक। क्या आप इसका मतलब जानते हैं? आज आप लोगों को कहिए तो ये समझा दे कि डायनामिक और काइनेमेटिक वर्ड का मतलब क्या होता है। आप जानते नहीं होंगे, पक्का मुझे पता है। आज जानना चाहते हैं कि डायनामिक और काइनेमेटिक, अरे हाइट नहीं है, वो रफनेस की हाइट है। खुरदुरापन कितना है, रफनेस हाइट लिखा है। सर रिलेटिव रफनेस और रफनेट हाइट सेम बोथ होता है क्या? हाँ जी, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सेम है। मैंने क्वेश्चन अभी किया कि डायनामिक और काइनेमेटिक में क्या डिफरेंस होता है। जितने लोग लाइव हैं जरा मुझे उत्तर दें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायनामिक एंड काइनेमेटिक। आपको ये सिखाया गया है ना, इसका आंसर तो समझ में आ गया ना। बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, कहिए पढ़ा दें, कहिए बता दें। आपको जानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि काइनेमेटिक क्या होता है, डायनामिक क्या होता है? और जो आप जानते हैं उससे बहुत डिफरेंट मिलेगा, बशर्ते थम्स अप करके बताना पड़ेगा कि हाँ सीखने का मन है। आपने कभी सोचा है, आपने कभी सोचा कि आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइड बाई रो यानी डेंसिटी, तो क्या मिल जाता है? काइनेमेटिक मिल जाता है ना। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? उसके अलावा आप बचपन से ना एक चीज सीखते आते हो, लल्लू बुद्धू वाली बात, लॉलीपॉप वाली बात। क्या सीखते हो? हम सोच नहीं रहे हैं सर, पता नहीं क्या बोल लड़का। आप क्या सीखते हो? आपको एक चीज सिखाया गया, आपको एक चीज सिखाया गया कि काइनेमेटिक वो होता है, काइनेमेटिक वो होता है जिसमें फोर्स की बात नहीं करते। यही सिखाया गया ना आपको, बचपन से ही सिखाया गया कि नहीं सिखाया गया? बोलो। और डायनामिक क्या होता है? डायनामिक वो होता है जिसमें फोर्स की बात करते हैं। काइनेमेटिक वो होता है जिसमें फोर्स की बात नहीं करते, और डायनामिक वो होता है जिसमें फोर्स की बात करते हैं। बोलो यार, यही सीखे हो कि नहीं? यही सीखे हो? बोलो, यही सीखे हो, कुछ अलग सीखे हो? यही सीखे होगे ना। आपको ये सिखाया गया होगा कि काइनेमेटिक वो होता है जिसमें फोर्स की बात नहीं करते, और डायनामिक वो होता है जिसमें फोर्स की बात करते हैं। अमूमन जो पढ़ा, अब मैं जब बताने जा रहा हूं, मैं मुश्किल से 5 मिनट लूंगा, 3 से 4 मिनट। अब 3 से 4 मिनट कोई कमेंट नहीं आना चाहिए, सिर्फ थम्स अप आने चाहिए। बात समझ में आए तो आने चाहिए, अच्छा लगे तो, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर देना। वो चीज बताने जा रहा हूं जो आपने सोचा भी नहीं होगा कितना नीटली एक्सप्लेन किया जा सकता है। इतना नीटली एक्सप्लेन करेंगे जिंदगी भर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। लेकिन कोई कमेंट की जरूरत नहीं है, कोई कमेंट की जरूरत नहीं है, बस आप थम्स अप करके बताना कि हाँ बात आपको समझ में आ रहा है। देखो, जब ना काइनेमेटिक की बात चलती है, बात चली है तो सिखा देते हैं
मुझे अभी याद आ गया इसलिए सिखा दे रहा हूं, ठीक है ना, नहीं तो मिस हो जाएगा तो आपका ही नुकसान है। जब काइनेमेटिक की बात होती है तो अमूमन लोग कहते हैं कि हम फोर्स की बात नहीं करते, हम फोर्स की बात नहीं करते। और डायनामिक्स में हम लोग क्या होता है, डायनामिक्स में हम लोग किसकी बात करते हैं? आप कहते हो हम फोर्स की बात करते हैं। मैंने एक बच्चे से पूछ लिया कि फिर आप काइनेमेटिक में बात किसकी करते हो, फिर आप काइनेमेटिक में बात किसकी करते हो? तो बच्चा बोल रहा है कि सर काइनेमेटिक में ना हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं सर, हम लोग वेलोसिटी को पढ़ते हैं। मतलब इसमें काइनेमेटिक में डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी होता है, एक्सेलरेशन भी होता है, जर्क भी होता है। डिस्प्लेसमेंट यानी एक्स, वेलोसिटी यानी dx अपॉन dt, एक्सेलरेशन यानी d2x अपॉन dt स्क्वायर, और जर्क यानी d3x अपॉन dt क्यूब। इसकी बात करते हैं हम लोग, हम इन सब की बात करते हैं काइनेमेटिक्स में। बोलो भाई अभी बताओ, इनकी बात करते हैं ना, हम इन सब की बात करते हैं काइनेमेटिक्स में। और डायनामिक्स में हम किसकी बात करते हैं? फोर्स की बात करते हैं। अब मुझे बताओ जरा, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मुझे बताओ, अगर एक्सेलरेशन है, अगर काइनेमेटिक्स में एक्सेलरेशन है, अगर काइनेमेटिक्स में एक्सेलरेशन है, अगर काइनेमेटिक्स में एक्सेलरेशन है, तो फोर्स कैसे नहीं होगा? बोलो, अगर काइनेमेटिक्स में एक्सेलरेशन है तो फोर्स कैसे नहीं होगा? F बराबर एम ई तो होता है। अगर यहां एक्सेलरेशन है तो फोर्स तो होगा ही होगा। और आपको सिखाया क्या जाता है कि देखो भैया यहां फोर्स की बात नहीं करते। अरे जब एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो फोर्स की बात कैसे नहीं करेंगे? हां, एक तरीका हो सकता है, तरीका यह हो सकता है, अब तुम लोग थम्स अप खुद ही करोगे। तरीका यह हो सकता है कि फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर मास जीरो हो जाए, अगर मास जीरो हो जाए, अगर मास ही ना रहे, तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। यानी यहां काइनेमेटिक्स में फोर्स की बात नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है। मास की बात नहीं करते, मास को ही कंसीडर नहीं करते। और जब मास ही कंसीडर नहीं होगा तो फोर्स कहां से आएगा? आगे से कोई पूछे काइनेमेटिक्स क्या है, कभी मत बोलना कि जहां फोर्स को कंसीडर नहीं करते। क्या बोलना? जहां मास को कंसीडर नहीं करते। अगर मास को कंसीडर करोगे तो फोर्स तो मिल ही जाएगा। काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डू नॉट कंसीडर द मास। ये डेफिनेशन ही गलत है, वी डू नॉट कंसीडर द फोर्स। बोलो यार, समझ में आया? अच्छी बात समझ में आई? किसी बुक में नहीं मिलेगा, बुक की डेफिनेशन नहीं है, समझने वाली बात है। काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, वो साइंस की ब्रांच है जहां मास को कंसीडर नहीं करते। और मास नहीं लोगे तो फोर्स अपने आप नहीं कर पाओगे कंसीडर, क्योंकि देखो फोर्स में मास और एक्सेलरेशन में दोनों में से किसी एक का तो जीरो होना पड़ेगा इसको जीरो होने के लिए ना। अगर फोर्स नहीं ले रहे हो, एक्सेलरेशन ले रहे हो, यानी इसको आप नहीं ले रहे हो। बोलो भैया, तो काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन ये कभी मत बोला करो, काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन ये कभी मत बोला करो कि जिसमें फोर्स को नहीं लेते हैं। क्या बोलोगे? जिसमें मास को नहीं लेते हैं वो काइनेमेटिक्स होता है। माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट, ओके। और जिसमें मास को लेते हैं, इन विच द मास इज कंसीडर्ड, इन विच द मास इज कंसीडर्ड, वो डायनामिक्स होता है। हाँ, इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, कॉन्सेप्ट है, सीखना चाहिए। बात समझ में आया? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7। अब वर्ड काइनेमेटिक्स वर्ड आ गया तो मेरा मन कि मैं समझा दूं, थोड़ा आपको बता दूं। अच्छा लगा तो आपको धन्यवाद, अपने जूनियर से शेयर करिएगा, ठीक है। ज्ञान जो है वो रुकना नहीं चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। चलिए 7 लगाइए, मैं पानी पी लेता हूं तब तक। Mass do not consider in kinematics. This is the correct statement. Force do not consider in kinematics. This is not the correct statement. Thank you, Seema. Thank you. इसी तरह आप लोग को ना स्केलर और वेक्टर में भी कंफ्यूजन होगा।
इसी तरह आप लोगों को स्केलर और वेक्टर में भी कंफ्यूजन होगा। अभी समझाएं तो वो भी आपको मजा आ जाएगा कि स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है। इसी तरह कंफ्यूजन होगा उसमें भी। ठीक है, जब देखो हम जब भी ना पाइप्स को हम दो कॉम्बिनेशन में जोड़ सकते हैं। एक हमारा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक हमारा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक हमारा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक हमारा क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। दो बातें हमेशा याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में नहीं क्लियर है सत्येंद्र अभी बताएं, नहीं क्लियर होगा। तीन होते हैं, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर, एक होता है टेंसर। स्केलर वो होता है जिसमें आप कहते हो कि सर डायरेक्शन नहीं होता, मैग्नीट्यूड होता है। आप यही बोलते हो ना कि मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। प्रेशर कैसी क्वांटिटी है, प्रेशर कैसी क्वांटिटी है। आप बोलते हो सर प्रेशर तो स्केलर है, और प्रेशर पढ़ाते समय मैं क्या बताता हूं आप लोगों को कि प्रेशर नॉर्मली एक्ट करता है। तो नॉर्मली एक्ट करता है तो डायरेक्शन तो मालूम हो गया ना, तो फिर प्रेशर स्केलर कैसे हो गया। आप तो कोई डायरेक्शन होता ही नहीं है, डायरेक्शन तो बता दिया नॉर्मली एक्ट करता है, तो फिर वो स्केलर कैसे हो गया। समझ में आया ना कैसे हो गया, समझाएंगे अभी, पहले इसको कर लो। पाइप को दो सीरीज में जोड़ते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। सीरीज वाले का पहले जान लो। सीरीज वाले में Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q4 इज इक्वल टू Q। जो डिस्चार्ज होता है वो आपस में बराबर होते हैं, लेकिन जो हेड लॉस होता है ना वो जुड़ जाता है, हेड लॉस 1, हेड लॉस 2 एंड सो ऑन। अभी आते हैं स्केलर वेक्टर वाले में, कंफ्यूज करते हैं फिर समझाते हैं आपको। तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन में डिस्चार्ज बराबर होता है और हेड लॉसेस आपस में जुड़ जाते हैं। और पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, इसमें डिस्चार्ज जुड़ जाता है और हेड लॉस आपस में HAL1 इज इक्वल टू HL2 होता है। और मैं इसको प्रूफ कर सकता हूं, इसको ना मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूं कि ऐसा क्यों होता है। किसी दिन जब थ्योरी क्लास लूंगा तो बताऊंगा प्रूफ करके ऐसा होता क्यों है। फ्लूइड मैकेनिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, वेरी इंटरेस्टिंग। आप किससे पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, किस तरह से पढ़ते हैं, ये बहुत डिपेंड करता है फ्लूइड मैकेनिक्स के केस में। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। चलिए ये समझ में आया, तो इसका आंसर क्या होगा भाई, सी। 7 का आंसर क्या होगा, सी। हाँ दीपक भी प्रूव कर सकते हैं, दीपक भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं। चलो स्केलर वेक्टर वाले पे बात करता हूं। स्केलर वेक्टर मुझे ये कहना था कि आप बताते हो कि स्केलर वो होता है जिसमें डायरेक्शन नहीं होता, मैग्नीट्यूड होता है, यही तो बोलते हो ना। और वेक्टर वो होता है जिसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, आप इसको बोलते हो ना। टेंसर की अभी बात नहीं कर रहे हो तो बाद में कर लेंगे कभी। तो बताओ बेटा, हम लोग प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर स्केलर है, और हम लोग बोलते हैं प्रेशर हमेशा नॉर्मली एक्ट करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जब हम बात करते हैं तो क्या बोलते हैं कि नॉर्मली एक्ट करता है ना। जब प्रेशर नॉर्मली एक्ट करता है, हम जान रहे हैं नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो मेरा ये कहना है कि प्रेशर में डायरेक्शन तो है ना, परपेंडिकुलर। ऐसे लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है हमारे ऊपर, ऐसे लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है। तो नॉर्मली लग तो रहा है, डायरेक्शन है। तो आप कह रहे डायरेक्शन होता ही नहीं है स्केलर में। अगर डायरेक्शन है तो प्रेशर को वेक्टर होना चाहिए ना। समझ में आया। तो असल में प्रॉब्लम क्या होती है ना, प्रॉब्लम ये होती है कि आप जो है डेफिनेशन ही गलत पढ़ते हैं। स्केलर की डेफिनेशन ये नहीं है कि इसमें प्रेशर, इसमें डायरेक्शन नहीं होता। स्केलर की डेफिनेशन ये है कि इसे रिप्रेजेंट करने के लिए, इसे प्रस्तुत करने के लिए, इसे डिफाइन करने के लिए यू नीड जस्ट वन थिंग, दैट इज मैग्नीट्यूड। इसका डेफिनेशन ये है ही नहीं है, स्केलर की ये डेफिनेशन ही नहीं है जो आप बचपन से पढ़ के बैठे हो। स्केलर की ये डेफिनेशन ही नहीं है कि इसमें डायरेक्शन नहीं होता। ये किसने पढ़ाया आपको, ये गलत है, डेफिनेशन ही गलत है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता। स्केलर की डेफिनेशन ये है कि स्केलर को डिफाइन करने के लिए यू जस्ट नीड वन थिंग, दैट इज मैग्नीट्यूड।
प्रेशर हो भी, डायरेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द डायरेक्शन टू डिफाइन द स्केलर क्वांटिटीज. इफ यू आर डिफाइनिंग स्केलर क्वांटिटी, यू नीड जस्ट वन थिंग विच इज मैग्नीट्यूड. डायरेक्शन होता होगा नहीं होता होगा अपन को फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज वी नीड जस्ट वन थिंग. भैया आप किसी के यहां गए मिलने, किसी से गए और उसने आपको चाय पिला दिया, तो क्या इसका मतलब है कि उसके पास नमकीन नहीं था? अरे उसने नहीं दिया आपको, उसके घर नमकीन रखा हुआ रहा होगा, केवल चाय पिला दिया आपको. इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं हुआ कि उसके घर में नमकीन नहीं है, आपको नमकीन नहीं खिलाई तो उसके घर नमकीन ही नहीं है, उसका मन था सिर्फ चाय पिलाने का. तो स्केलर को डिफाइन करने के लिए यू नीड जस्ट मैग्नीट्यूड. उस क्वांटिटी के पास डायरेक्शन हो सकता है, ऐसी कोई शर्त नहीं है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है. प्रेशर के पास है नॉर्मल परपेंडिकुलर, बट यू डोंट नीड टू डिफाइन द डायरेक्शन. समझ में आया तो थम्स अप करके बताओ भैया. इतनी बढ़िया ज्ञान की बात बता दिए. ठीक है. ये क्वेश्चन लगाओ जरा, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 लगाओ. क्वेश्चन नंबर 8. When pressure from all direction is same, then no need of direction. Yes, but it has the direction. It has direction. There is no need to define the direction when you are defining a scalar quantity. But some scalar quantity has direction. क्वेश्चन नंबर 8 फॉर्मूला है, सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला रटा होना चाहिए, आपके जबान पे रटा होना चाहिए. अगर आप जेई की तैयारी करना चाहते हैं ना, तो ये सब आपकी जबान पे रटा होना चाहिए. तो कुछ सोचना भी नहीं है, सीधे आंसर बोलो, ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट बोलो. क्या इसका आंसर होगा? सीधे जबान पे रटा होना चाहिए. अगर आप जेई बनना चाहते हैं ना, तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी. डाउट क्यों है? डाउट क्यों है? ऑप्शन बी के आगे डाउट क्यों है? जी हाँ बिल्कुल सही बात है, बी ही सही है, बट डाउट क्यों है? ऐसे लिखा बच्चे ने, ऑप्शन बी डाउट. ऐसे नहीं, ये सारे क्वेश्चन मार्क हटाओ, ऐसे लिखा, ऐसे मत लिखा करो. लिखा करो ऑप्शन बी, आगे से ऐसे लिखना ऑप्शन बी, और आगे क्या बनाओगे? डाउट वाले नहीं, क्या बनाओगे आगे? ये वाले खुश वाले, स्माइली वाले, जॉली फेस. बी ही आंसर है, सही बात है, बी आंसर है, कोई डिफिकल्ट बात नहीं, जस्ट फॉर्मूला याद कर लो ना. चेक वाल्व अलाउ द फ्लूइड फ्लो. चेक वाल्व कैसे वाल्व होते हैं? चेक वाल्व होते हैं यूनी डायरेक्शनल. कैसे होते हैं? यूनी डायरेक्शनल वाल्व. यूनी डायरेक्शनल का मतलब होता है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में काम करते हैं. कितनी दिशा में काम करते हैं? एक दिशा में. ठीक है ना. चेक वाल्व कैसे होते हैं? हाँ तो यू स्क्वायर है ना, यू, अरे यू और यू स्क्वायर में अंतर है नहीं ना. क्या दीपक, हमारी नाक कटा दिए तुम आज. क्या यू स्क्वायर में अंतर ही नहीं है? बताओ. यू मैक्स का स्क्वायर करोगे और यू लिखोगे. अगर यू की वैल्यू मान लो 25 है, तो यू मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 का स्क्वायर, 25 हम बताओ कितना अंतर आ जाएगा? बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा. नॉन रिटर्निंग वाल्व या यूनी डायरेक्शनल वाल्व होता है. हाँ, इसको नॉन रिटर्निंग वाल्व भी कह सकते हैं. क्या आंसर होगा इसका? ओनली इन वन डायरेक्शन. चेक वाल्व सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करता है. समझ में आ रहा है? बोलो कुछ. थम्सअप हमसअप आ ही नहीं रहा, हमको पता ही नहीं चल रहा कि तुम लोग पढ़ भी रहे हैं, तुम लोग चले गए छोड़ के क्लास मेरी. हाँ, सब्जी खरीदने तो नहीं चले गए मार्केट? हाँ सर, अभी सर वही तो कंफ्यूज था मैं. मुझे थैंक्स फॉर क्लियर. हाँ, कंफ्यूज नहीं रहने का, क्लियर रहने का. हमेशा लाइफ में जो कंफ्यूज रहेगा ना, वो हमेशा परेशान रहता है. लाइफ में हमेशा क्लियर रहने का, हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक जगह क्लियर रहने का. ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं रहने का. ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों? मजा आता है कि नहीं क्लास पढ़ के? बोलो यार. एक काम तो जिंदगी में कभी ना करना, जिस काम में मजा ना है ना, वो काम ना करना. काम वही करो जहां मजा है.
पढ़ के मजा आता है फ्लूइड मैकेनिक्स कि बोझ लगता है, अरे यार 5 बज गया, अभी आ रहे होंगे जीडी पांडे पढ़ाएंगे मार फ्लूइड मैकेनिक्स। हाँ चलो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बच्चे ना बहुत परेशान रहते हैं इस क्वेश्चन में। इसका बताओ क्या आंसर होगा, बताओ इसका क्या आंसर होगा। इस क्वेश्चन को तो रट लो, बिल्कुल रट लो, निकालना ना एग्जाम में, रट लो। डेफिनेटली इट इज अ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, फ्लूइड मैकेनिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। पूरी इंजीनियरिंग एक तरफ, फ्लूइड मैकेनिक्स एक तरफ, बहुत मजेदार सब्जेक्ट है। हाँ, मजा आता है ना, अभी और मजा आएगा। एमएमसी अभी ऑनलाइन बैच हम लोग का चल रहा है, अभी डिफरेंट और ऑनलाइन बैच लॉन्च कर रहे हैं। इसके अलावा अभी हम लोग ऑफलाइन भी लॉन्च कर रहे हैं, अभी कई जगह पे लॉन्चिंग हो रही है, बहुत सारे नए न्यूज़ आपके लिए हैं। इसका आंसर किसने बताया भाई, वेरी गुड। कैसे आया ना, अगर ये निकालने का शौक हो तो v = c √में mi होता ही है, सारे डायमेंशंस रखना, यूनिट्स रखना, आंसर मिल जाएगा। और अगर नहीं जानने का शौक है, कि भैया हम काहे जाने, इतना समय थोड़े ना है कि हम जाने, तो रट लो, सीधे सीधे कहूंगा रट लो। क्या रटोगे, ये रटोगे, m⁻½ अपॉन s, दिस इज द यूनिट ऑफ चेजी कांस्टेंट। बट एग्जाम में आ जाएगा, हिला देगा, जान लो। For flow through pipes, the maximum transmission efficiency that can achieve, ये अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। और ये फिर वही बात मैंने कही ना, दिस इज टिपिकल स्टेट जेईई, दिस इज टिपिकल स्टेट जेईई क्वेश्चन, दिस इज टिपिकल स्टेट जेईई क्वेश्चन, टिपिकल स्टेट जेईई क्वेश्चन, टिपिकल स्टेट जेईई। अरे वाह, कुछ लोग आंसर दे रहे हैं, वाह, वेरी गुड। ये एल्बिन का डी दे रहा है कोई, अच्छा। कैसे निकालोगे, बड़ा सिंपल है, कैसे निकालोगे। HF = जानते हो ना, h/3 होता है ना, बोलो यार, मैक्सिमम के लिए, तो सीधे क्या करोगे, h/3 वहां रख दोगे। बोलो यार, वेरी गुड। बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं और सही आंसर दे रहे हैं। बड़ी बात ये नहीं है कि आंसर दे रहे हैं, बड़ी बात यह है कि वो सही आंसर दे रहे हैं, क्या बात है। HF = क्या होता है बच्चों, बताओ क्या होता है, H - HF अपॉन H। HF की वैल्यू कितनी रख दोगे, बोलो, अरे वाह, बहुत तेज बच्चे हमारी क्लास में है भाई, ये पुट कर देना, 67% आएगा, बहुत तेज बच्चे हैं, नो डाउट, वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। मन प्रसन्न हो गया, मैं खुश हो गया, दिल बाग हो गया, मेरी बाछें खिल गई, मेरी बाछें, प्रसन्न हो गया मैं। तुम लोग इतने तेज हो तो तुम लोग को जेई में बना ही दूंगा। प्रणाम रवि, ठीक है। अभी शिवेन जी वाली क्लास चलेगी, भागना नहीं कोई, सब पढ़ के जाना आराम से। फॉर लेमिनार फ्लो इन अ राउंड पाइप द एनर्जी करेक्शन फैक्टर, इस सवाल को क्या करना है, इस ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना है, इतना समय नहीं है कि इस पे ध्यान दिया जाए, सीधे क्या करना है, रट लो, रट लेना है, सीधे रट लेना है। हर से युद्ध लड़ने जाता है जो आदमी ना, क्या कहते हैं, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, है, प्यार में और युद्ध में सब जायज है, वैसे ही है, परीक्षा देनी है ना, सब जायज है, रटना है, रट लो। लोग बुराई करते रहे ना कि रटता है, ठीक है, बोलो जेई बन जाएंगे ना, कि या सेल्टॉस से जाएंगे तुम्हारे सामने और रोक के कहेंगे भी देखो रटते थे, गंधे थे, कर लिया जेई, तुम अभी भी टहल रहे हो, समझे ना। एग्जाम के लिए बिल्कुल मत सोचा करो कौन क्या कह रहा है, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनकी लोग बुराई करते हैं, रटता है, ठीक है, रटने दो ना, उसको जेई बनना है, रट के बने, क्या फर्क पड़ता है। हर आदमी का अपना पोटेंशियल होता है। अमिताभ बच्चन की आवाज मोटी है और वो पतली करने लगे पानी पी के, तो बेकार हो जाएंगे ना, सबका अपना अपना पोटेंशियल है, तो रट लो। क्या रटोगे, कितना आंसर आया, डी। देखो अभी एक सी बता रहा है, सतीश कुमार पटेल, सी होगा कि डी होगा, बताओ। अरे इसको मैंने रटवाया था यार,
सतीश इसको रट लो, सतीश रट लो इसको। मैं तुमसे फोन करके पूछूंगा 2 दिन बाद क्या वैल्यू है लेमिनार फ्लो में राउंड एनर्जी करसन फैक्टर का, क्या बोलोगे? 2। हाँ, कुछ लोग सही जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड। आप लोग की तैयारी ठीक ठाक है, बढ़िया तैयारी है। आपके पास ना बस एक चीज की कमी है, आपका थोड़ा इच्छा शक्ति बढ़ानी है। इच्छा शक्ति मतलब कि सिलेक्शन होगा तो मेरा ही होगा और किसी का नहीं होगा। मेहनत मैं इतनी करूंगा कि जान लगा दूंगा। 24 घंटे में ना, जो घंटे अगर जो 24 घंटे में जो 16 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं वो किसी काम के नहीं है। या तो पढ़ो या तो छोड़ दो पढ़ना ही, 16-16 घंटे पढ़ डालो। किसी किताब को ना बहुत सारी किताबें नहीं लगानी है एक ही बुक को बार बार लगाना है, एक ही क्वेश्चन को बार बार लगाना है, पारंगत हो जाना एकदम। समझ में आ रहा है ना? और कोई दिक्कत हो तो मैं हूं, जीडी पांडे इज देयर। कोई दिक्कत हो मेरे से बोलो, किसी तरह का कोई समस्या हो, ठीक है ना, कोई समस्या हो आप जीडी पांडे सर से संपर्क करें, आपका निवारण किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बोलो क्या होगा? ये फॉर्मूला भी ना सडन कॉन्ट्रैक्शन का याद कर लेना यार, ये भी रट लो फॉर्मूला। आज मैं रटने वाला ही सब सिखा रहा हूं, आज मैं सब सिखा रहा हूं, रट लो। आज रट लो सीरीज लेके आया ही हूं मैं, ठीक है ना? ये भी रट लो। क्या होता है इसका आंसर? बी पार्ट। कुछ लोग को याद होगा। क्लास की शुरुआत में कम बच्चे हमारी क्लास में आते हैं, जाते थे सब आते हैं देखने के लिए, सर हैं कि गए? ठीक है, अभी कम आ रहे, मुझे पता है। अभी यूपी टीपीएससी का पेड बैच लॉन्च कर रहा हूं, सब पैसा दे के आएंगे पढ़ने भी, देखना। तुम लोग को ना हाथ में खुजली होती है, हाथ में पैसा नहीं देते हो तुमको मजा ही नहीं आता। अभी पेड बैच लॉन्च करने वाला, सब पैसा देंगे तब। अभी नहीं आते हो लाइव ना, देखना तब सब आओगे। इसका बी पार्ट होगा, रट लो इसको भी। समझ में आया? बी एंड डी सेम है? हाँ सेम है यार, तो बी ही आंसर होगा। डी गलती से लिख गया है, छोड़ दो। ये लगाओ 14th नंबर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मोहित तुम्हारे लिए ऑफर ये है कि तुमको दोगुनी फीस देनी पड़ेगी। मोहित के लिए ऑफर ये है कि मोहित को 2 गुना फीस देनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास इज वेरी गुड, थैंक यू दीपक। ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो? सडन इनलार्जमेंट का है ना, सडन इनलार्जमेंट का है, क्या होगा? एक फॉर्मूला है ना, v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर अपॉन 2g। कुछ पढ़ा है इस तरह का? जो डेली आते हैं उनका, हाँ उनका कुछ तो करना पड़ेगा ना, जो डेली आते हैं उनका कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। v1 की वैल्यू 8 दी हुई है क्या शायद, और v2 की वैल्यू 2 दी हुई है, इसका स्क्वायर कर दो। 2g की वैल्यू 10 मान लो यार, सॉल्व करने के लिए आसान रहेगा। 8 में 2 गए, कितना बचा? 6, 6 चाक 36, 2 गुणित्ते 10, 2 से काट दो 18, 1 पॉइंट। कितना आसान क्वेश्चन है यार, एई में पूछा है सोचो, जेई में पूछा है सोचो, कितना आसान क्वेश्चन है। 18 आ गया आंसर, सी पार्ट। अभी तुमको क्या चाहिए इससे आसान? हाँ जी, पेड क्लासेस भी लॉन्च करेंगे, बिल्कुल लॉन्च करेंगे पेड क्लासेस। हैं, कुछ गलत हो गया क्या? कुछ गलत हो गया क्या? 2G सही है ना? 1.8 कहां से आ गया? हाँ सही तो है, सॉरी 1.8 अब सही है ना, करेक्ट है? हाँ बिल्कुल, पेड बैच लॉन्च करेंगे, फ्री बैच भी चलाएंगे, पेड भी लॉन्च करेंगे, ऑनलाइन भी चलाएंगे, ऑफलाइन भी चलाएंगे। आवर इंटेंशन और मोटिव इज टू हेल्प द स्टूडेंट कम्युनिटी। जो पेड बैच होता है ना, उससे जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको कोई नुकसान नहीं होता, वो फीस जुगाड़ कर लेता है यार। बहुत ज्यादा फीस नहीं लेते हम लोग, इतना भर करके इतना लेते हैं, इतनी तो फीस है, इतनी फीस लेते हैं, पढ़ाते इतना है। अदर इंस्टीट्यूट की तरह नहीं कितना फीस लेकर के इतना पढ़ाते हैं। जो कॉन्सेप्ट बताया है ना, जाके पढ़ लेना किसी इंस्टीट्यूट में,
जो भी काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स का पढ़ाया है, मार्ट साहब लोग को नहीं पता है, बच्चों को छोड़ दो। बात समझ में आया ना? क्वेश्चन नंबर 15 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। उसके बाद शिवेन जी कंटिन्यू करेंगे। 15 का आंसर बताओ, फटाक से बोलो आंसर। हिंदी में, बिल्कुल हिंदी में, बिल्कुल हिंदी में ही पढ़ाएंगे अभी। एनर्जी ग्रेडियंट लाइन बहुत सिंपल है। प्रेशर हेड भी ले लो, वेलोसिटी हेड भी ले लो, एलिवेशन हेड भी ले लो, सारे हेड ले लोगे तो क्या बन जाएगा? एनर्जी ग्रेड लाइन। गुड इवनिंग राकेश यादव जी, आप थोड़ा सा लेट आए बच्चा, मैं क्लास छोड़ने वाला हूं, लेकिन अगर आप मैकेनिकल के हैं तो स्टे ट्यून्ड विद अस, बिकॉज अभी शिवेन सर आ रहे हैं, वो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रोडक्शन के बढ़िया बढ़िया से कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। क्या पढ़ाएंगे सर आज प्रोडक्शन में? आज प्रोडक्शन में मेटल कटिंग चल रहा है। मेटल कटिंग चल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। मेटल कटिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। तो पढ़िए शिवेन सर से मेटल कटिंग और मुझे विदा दीजिए। अभी जनता ये सब कहाँ थी जो अभी आ गई है भाई? हाँ, अभी तो कम लोग लाइव थे, ठीक है, वो 39 लोग हो गए, ठीक है, वेरी गुड। सर क्लास का टाइमिंग बता दीजिए प्लीज, मेरा फर्स्ट डे था। ओके ओके, जो लोग नए हैं उनको बता दे रहा हूं मैं, जो क्लासेस हमारी चलती हैं जेई को टारगेट करके, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी जेई की तैयारी करते हो, चाहे आप यूपी RVUNL की तैयारी करते हो, चाहे आप DFCCIL की तैयारी करते हो, आप किसी भी ऐसे एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं और अगर आप सिविल ब्रांच से हैं तो आपकी क्लासेस 3 बजे से चलती हैं। कितने बजे से चलती हैं? देखो मैंने शुद्ध हिंदी में लिख दिया, तुम लोग बोलते हैं हिंदी में लिखा करिए सर। और अगर आप मैकेनिकल ब्रांच से हैं तो आपकी क्लासेस 5 बजे से चलती हैं। और क्लासेस की किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, फॉर एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लासेस, फॉर एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लासेस की किसी जानकारी के लिए आप ना इस नंबर पे संपर्क करिए मेरे से, मैं आपको सारी डिटेल दे दूंगा। मेरा नंबर है 9454153570। इस नंबर पे संपर्क करिए मेरे से। जो भी सूचना चाहिए क्लास की, मैं सारी सूचनाएं आपसे शेयर कर दूंगा इस नंबर पे, ठीक है ना? क्लास कब चलती है, टाइमिंग क्या है? हाँ ठीक है, जो सिविल इंजीनियरिंग के हो, मैकेनिकल के हो, सिविल मैकेनिकल जिस भी ब्रांच के हो, फॉर एनी इंफॉर्मेशन हाँ, क्लासेस की किसी भी सूचना के लिए संपर्क करें। ये मेरा नंबर है और ये मेरा नाम है। आप इस पे किसी भी समय 24/7 कॉल कर सकते हैं, सारी सूचनाएं आपको मिल जाएंगी। हालांकि जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है आप उस पर भी बात कर सकते हैं, लेकिन अगर उस पर बात नहीं हो पा रही है तो आप मुझे भी डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं 9454153570 पर, 9454153570, 9454153570 पर। तो बच्चों आज विदा लेंगे। जो सिविल के बच्चे हैं, जो मैंने पढ़ाया है जा करके बैठ के रिवाइज करेंगे। जो मैकेनिकल अभी कहीं नहीं जाएंगे, चाय पीने का समय 7 बजे होता है। और जो मैकेनिकल के बच्चे हैं वो रुके रहेंगे, शिवेन सर आ रहे हैं ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट लेकर के प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का। और मेक माई करियर की तरफ से, MMC की तरफ से बहुत सारे नए अनाउंसमेंट आगे आने वाले दिनों में होने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस, एंजॉय द क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।